हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, इफ़ यू हैव फियर ऑफ मैथ्स देन यू आर एट द राइट प्लेस। दोस्तों, हम अपने वीडियोस में मैथ्स के जो लेक्चर लेके आएंगे उनमें हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में क्लियर करेंगे, जिससे कि मैथ्स के क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो दोस्तों, टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट विद अस। मैं हूँ आपका अध्यापक, तो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स। दोस्तों, इफ़ यू हैव फियर फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है, उसके कुछ डाउट्स हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बेसिक से। इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह क्लियर करना है, बेसिक्स फंडामेंटल्स को क्लियर करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं आगे। बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले दोस्तों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री दोस्तों आप लोग समझते हैं, मैथ्स में आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ट्राइंगल, सर्कल, इन सब की ज्योमेट्री बनाना आपने सीखा होगा। तो दैट इज द ज्योमेट्री। बट व्हाट इज कोऑर्डिनेट? व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम? कोऑर्डिनेट से हम क्या समझते हैं दोस्तों? कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारा मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिससे हम लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें, जिसके जरिए हम लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। और एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए दोस्तों। स्टैंडर्ड सिस्टम इसलिए होना चाहिए ताकि एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दैट सिस्टम, वो सभी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, हर कोई उसको एक प्रॉपर वे में इंटरप्रेट कर सके, इसलिए उसको एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना पड़ता है। दोस्तों, इस तरह कई सिस्टम होते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सभी दोस्तों कोऑर्डिनेट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपके सिलेबस में ऐड होते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों आपको। अपने मोबाइल में आप लोग मैप यूज़ करते हैं, वो मैप भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो करता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिखाए जाते हैं, और उस कोऑर्डिनेट्स को आप कुछ नाम दे देते हैं, जैसे होम या किसी जगह का नाम दे देते हैं, और उसके जरिए आप उस कोऑर्डिनेट पर पहुँच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक जस्ट ब्रीफ ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं दोस्तों? जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो उस लोकेशन की एड्रेस को बताते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं। कोऑर्डिनेट्स कुछ नंबर होते हैं जो उस लोकेशन को बताते हैं। जैसे आपके घर का कुछ एड्रेस होगा, वो एड्रेस उस एरिया में आपके घर की लोकेशन को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हुए हैं, और उन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स बनाए हुए हैं, जिससे हम उन कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच सके। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये एक प्लेन है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्लेन है। इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं। मैं भी डिटेल में इसको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। ये एक पॉइंट है। मान लीजिए मुझे कहा गया कि मुझे 3,4 पॉइंट पर जाना है। ठीक है, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं किसी पॉइंट के, मुझे इस पॉइंट पर जाना है। तो इस प्लेन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक्स वैल्यू को बताता है, ये वाई वैल्यू को बताता है। तो 3 का मतलब हो गया, लेट सपोज यहाँ से मैं 3 गया इधर, और 4 गया वाई डायरेक्शन में, और मैं इस पॉइंट पर पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क किया। ये एड्रेस हो गए इस पॉइंट के, इस पॉइंट के एड्रेस को ये कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ से मैं 3 कैसे गया? क्योंकि इस पॉइंट को बोलते हैं 0,0। दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है इसको बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है दोस्तों, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोस्तों एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हमको कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं कि ये 3 पॉइंट की दूरी पर है, ये 4 पॉइंट की डिस्टेंस पर है। तो हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसके रेफरेंस में हम किसी भी चीज़ को बता सकें। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये हमारा XY प्लेन है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। इस प्लेन को हम हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर जगह हम इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है दोस्तों, यह पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई नंबर्स हैं, नेगेटिव वाई नंबर्स हैं। और ये दोनों जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिससे हम सारी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है,
इस पर y की वैल्यू 0 रहती है। जैसे ऊपर जाओगे यहाँ इस लाइन पर y की वैल्यू 1 है, इस वाली ऊपर वाली लाइन पर y की वैल्यू 2 है, इस पर y की वैल्यू 3 है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे मार्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दोस्तों कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है x, y से। x जो होता है वो x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको बताता है, और y जो होता है वो y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको बताता है। ठीक है दोस्तों, लेट सपोज हमें कोई पॉइंट दिया गया 3,4। ठीक है दोस्तों, 3,4। अब हमें इस पॉइंट को हमारे इस प्लेन में मार्क करना है। तो 3 हमको x डिस्टेंस में, x एक्सिस प्लेन में 3 चलना है दोस्तों। तो यहाँ से 0 से हम आए 3, ये हमको मिल गया दोस्तों 3। अब दोस्तों हमें y की डायरेक्शन में जाना है 4, तो 3 से हम 4 ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4। तो इस तरीके से दोस्तों हम कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को मार्क करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको आगे जाके बहुत ही इजीली आप कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो गई दोस्तों तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, और कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों हम एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है r, थीटा से। r जो होता है दोस्तों उस पॉइंट की, उस कोऑर्डिनेट की ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है, और थीटा जो है उस डिस्टेंस का ओरिजिन, मान लीजिए हम इस पॉइंट को P बोलते हैं, तो r जो हो गई वो OP की लेंथ हो गई। O ओरिजिन को बता रहा है, P उस पॉइंट को बता रहा है, और थीटा जो हो गया OP का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल को बताता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। लेट सपोज ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है P r, थीटा। ये दोस्तों P r, थीटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं ओरिजिन से। ये दोस्तों OP हो गया। एज पर डेफिनेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट इस लाइन की लेंथ होगी r। ठीक है दोस्तों, और ये जो एंगल होगा ये होगा थीटा। तो दोस्तों इस तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट को मार्क किया जाता है। अगर आपको r और थीटा दिया है तो आप किसी भी लोकेशन पर, किसी भी एड्रेस पर पहुंच सकते हैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है दोस्तों। अब अगर हमें ये कहा जाए कि हमें पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मिक्स क्वेश्चन दे दिया गया, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसी में हम देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट को मिला लें दोस्तों, ऐसे ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को मिला लें तो ये जो लेंथ होगी दोस्तों ये क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, और ये जो लेंथ होगी दोस्तों ये x हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कहें, हमारे को दोस्तों r नोन है और थीटा नोन है, हमें y और x निकालना है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस ट्राइंगल PO, इसको हम Q बोल देते हैं, ट्राइंगल POQ से साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। इसी तरह दोस्तों x इज इक्वल टू हो जाएगा r कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास r है और थीटा है तो आप y कंपोनेंट निकाल सकते हैं, r और थीटा है तो आप x कंपोनेंट निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उससे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं। इसी तरह अगर आपको x और y दिया हुआ हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपको x और y दिया हुआ हो तो r और थीटा कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल POQ से r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से आपको r आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप r और थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटरचेंज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन सिस्टम से आप पोलर में जा सकते हैं, पोलर सिस्टम से आप कार्टेशियन सिस्टम में जा सकते हैं। ये हो गया आपका थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक। दोस्तों एकदम माइन्यूट सा बेसिक है, जिसमें कैसे हम प्लेन में मार्क करते हैं
और कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंटरचेंज करते हैं, ये थोड़ा बेसिक हो गया। अब हम 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि किसी भी लाइन की एक्सिस से दूरी देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस। दोस्तों मान लीजिए आपको ये लाइन दी हुई है, ठीक है, आपसे कहा जाए कि इस लाइन की एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है ना, ये इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी। दोस्तों इस लाइन पर जो है एक्स वो चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, बट वाई जो है फिक्स है, तो इस लाइन को हम y = 3 लाइन भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसको y की फॉर्म में लिखा जाएगा, y = 3, y = 2। तो दोस्तों इसकी एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो 3 होगी। इसी तरह ये जो लाइन है दोस्तों, इस लाइन की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो इसके x कंपोनेंट के बराबर होगी और वो होगी 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है, मुझे लगा बता देना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हमने इन कोऑर्डिनेट्स को जान लिया है, कैसे इनको मार्क करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इनके एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों हमारा पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्तों? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि कोई भी जो दो कोऑर्डिनेट हैं, ए पॉइंट है x1 y1 और बी पॉइंट है x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोस्तों आपको दो पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d = √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दोस्तों तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर हम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, मैंने ड्राइंग बनाकर रखी है। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से हम इस पॉइंट पे जाने के लिए यहाँ पर कितना चलेंगे दोस्तों? x1, और यहाँ पर हम कितना चलेंगे? y1। ठीक है दोस्तों, तो ये लेंथ हो गई y1, ये लेंथ हो गई x1। इसी तरह दोस्तों ये पॉइंट B है, इस पर हम कितना चले होंगे? x2। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई y2। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं ए बी और सी को। ठीक है दोस्तों, अगर हमें ए सी पता लग जाए और बी सी पता लग जाए तो हम ए बी बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दोस्तों ए सी क्या होगा? आप देखिए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, तो ये हो गया x2 - x1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इस पॉइंट की हाइट है y1 और इस पॉइंट की हाइट है y2। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइट कितनी हो गई? ये हाइट हो गई y2 - y1। दोस्तों हमारे पास AC है x2 - x1 और BC है y2 - y1। तो दोस्तों ट्राइंगल ABC, उसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AB² = AC² प्लस BC²। AB² जो है हमारी डिस्टेंस हो गई, इसको हम D बोल दें अगर, तो ये हो गया D² = AC² हो गया दोस्तों x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों हमारी डिस्टेंस हो गई √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। बहुत ही सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करते तो भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे, बट फॉर्मूला याद होने से हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप कुछ डेरिवेशन को वापस देखने की जरूरत नहीं है, अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट यूज़ कीजिए और बहुत सारे सवाल आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपको आना चाहिए, इसके बिना आपको आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कवर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि पॉइंट ए, बी और सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तो हमसे पूछा गया है कि अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। हम इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों अल्फा और बीटा की बात हुई है, मतलब एंगल्स की बात हुई है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है दोस्तों जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो 60 डिग्री का ईच एंगल होता है दोस्तों। ये थोड़ा सा बेसिक था तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट है, अगर यूज़ होगा तो इसको जरूर यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका है आप ज्योमेट्री बना के कोऑर्डिनेट में इसको सॉल्व करें, और एक तरीका है आप थ्योरेटिकली जाएं। थ्योरेटिकल जाने से कैसे, देखिए ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, थ्योरेटिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए, बी और सी, तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। आप ये लेंथ को निकालें, ये लेंथ को निकालें और ये लेंथ को निकालें, फिर आप रखें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ऐसे रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिलेगा और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन बनेगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कन्वेंशनल मेथड है, इससे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ये आपको होमवर्क के लिए है। मैं आपको चलता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं दोस्तों ए, ठीक है दोस्तों। इसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी, तो यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ कहीं बी होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है दोस्तों ए प्लस आर कॉस अल्फा, मतलब ए से हम, ये तो ए हो गया, और ए से हम आर कॉस अल्फा आगे बढ़ेंगे, मतलब उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट हो गए आर अल्फा, ए प्लस आर अल्फा। तो दोस्तों मान लीजिए ये हम गए, ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये एंगल हो गया अल्फा। ये पॉइंट हो गया बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए प्लस आर कॉस अल्फा एंड बी प्लस आर साइन अल्फा। इसी तरह तीसरा कोई पॉइंट दोस्तों मान लो यहाँ है, ये हो गया दोस्तों सी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए प्लस आर कॉस बीटा कोमा बी प्लस आर साइन बीटा। इसका एंगल जो है दोस्तों एक्स एक्सिस के साथ क्या है, बीटा। दोस्तों हमने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे आर कोमा थीटा, ठीक है। आर जो है हमारी डिस्टेंस को बताता है और थीटा जो है वो एंगल को बताता है। तो जो अल्फा है ये हमारे एंगल को बता रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा और साइन अल्फा लिया है, और बीटा जो है ये भी एंगल को बता रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो आर कॉस अल्फा इसने ट्रेवल किया है और आर साइन अल्फा इसने ट्रेवल किया है, ये ए से ट्रेवल किया है, तो ये डिस्टेंस जो होगी दोस्तों ये आर के बराबर होगी, ये भी दोस्तों आर के बराबर होगी। अगर ये दोनों आर है तो ये भी आर के बराबर होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये अगर बीटा है और ये अगर अल्फा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू π/3। सेकेंड चीज़ दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये पॉइंट जो हो वो बी हो, ठीक है, और ये पॉइंट जो हो वो सी हो, या कुछ और भी हो सकता है। यानी कि ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, ये एंगल बीटा हो और ये एंगल अल्फा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये जो होगा ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, मतलब अल्फा माइनस बीटा भी 60 हो सकता है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो अल्फा माइनस बीटा भी 60 हो सकता है और बीटा माइनस अल्फा भी 60 हो सकता है। तो उस केस में अल्फा माइनस बीटा भी π/3 हो सकता है। तो अगर हम दोनों केस को कंसिडर करें तो हम लिख सकते हैं मॉड में अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/3, और दोस्तों यही आपका आंसर है।
चेक कर लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों सिंपल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से इसको यूज़ किया है। दोस्तों एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट में ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो हम कोई पॉइंट बताते हैं पी, आर कोमा थीटा, तो ये आर जो है ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है दोस्तों, और ये एंगल है थीटा। बट अभी इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है, कोऑर्डिनेट ए प्लस आर कॉस अल्फा कोमा बी प्लस आर साइन अल्फा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो होता है आर कॉस थीटा और ये जो होता है आर साइन थीटा, ये ओरिजिन से प्लस होते हैं। ओरिजिन मतलब ये होता है 0 प्लस आर कॉस थीटा और ये होता है 0 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। ये 0,0 से आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ए कोमा बी दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट दिया हुआ है। तो हमारे केस में, इस क्वेश्चन के केस में मान लीजिए ए कोई पॉइंट है, ए कोमा बी, तो ये जो आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा, यानी कि जो आर अल्फा है ये ए से काउंट होगा। ये जो आर डिस्टेंस है ये ए से है, इस पॉइंट की, ये बी है, ये ए है, ए से आर डिस्टेंस पर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है सी, जो कि आर बीटा है, ये ए से आर डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है दोस्तों। एंगल जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है हमको, बट ये जो आर लेंथ है हमें रेफरेंस पॉइंट के साथ देखनी है। यहां पर रेफरेंस पॉइंट को ए कोमा बी को रेफरेंस पॉइंट लिया गया है। नॉर्मली हम ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट बताते हैं अगर कुछ नहीं दिया गया है तो ठीक है दोस्तों। कन्वेंशनल मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट करके इक्वल रख के देखेंगे, उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और ये आपको करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस का हमने एक बहुत अच्छा सवाल भी कर लिया है। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ ए लाइन कनेक्टिंग टू कोऑर्डिनेट्स। लेट सपोज दोस्तों आपको दो पॉइंट दिए गए हैं P x1, y1 एंड Q x2, y2। इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये PQ लाइन हो गई। आपको कहा गया कि इस लाइन को डिवाइड किया गया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हमने बोला R और इसके कोऑर्डिनेट हैं h, k, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन कनेक्टिंग टू कोऑर्डिनेट्स। ये दो कोऑर्डिनेट्स से एक लाइन कनेक्ट हो रही है और इसको हमने डिवाइड किया। तो उस केस में हम इस r के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, या r के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लाइन ने या इस पॉइंट ने इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया। ये किसी मान लीजिए m/n में इसने डिवाइड किया, 2/3 में डिवाइड किया, 1/2 में डिवाइड किया। तो जो भी रेशियो में डिवाइड किया वो हम कैसे कैलकुलेट करें, इसको दोस्तों बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर मैं कहूं कि r यहां पर है, या इसको मैं r' बोल देता हूं, कि r' से मैंने इस लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड किया, ठीक है, और ये डिवाइड किया PR रेशियो RQ में। यहां पर हमारा डिवीजन हुआ था PR रेशियो RQ में, यहां पर हो गया PR' रेशियो R' Q में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इस केस में हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, या R पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों तो रेशियो कैसे निकालेंगे, ये हम देखेंगे। और इससे दोस्तों आपके ट्रायंगल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चलेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको दो पॉइंट दिए गए A और B। इन दोनों पॉइंट को P पॉइंट से हमने डिवाइड किया है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ दो पॉइंट दिए गए हैं A और B। इन दोनों पॉइंट को हमने कनेक्ट करके लाइन बनाई है।
इस लाइन को हमने पी पॉइंट से डिवाइड किया है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, और ये दिया गया है कि ए पी और पी बी जो है वो एम रेशियो एन में है, मतलब ये पी पॉइंट जो है इस लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं और उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे सेक्शन फार्मूला। ऐसा तो इस फॉर्मूले को आपको ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझने के लिए कैसे हम कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, आपको इस डेरिवेशन को देखना चाहिए एक बार। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखिए, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, ए पी और इसको हम बोल दिए क्यू, और दूसरा दिख रहा है पी बी और इसको हम बोल देते हैं सी। ठीक है दोस्तों, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये लाइन जो है ये एंगल बना रही है थीटा, तो दोस्तों ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन यहाँ पे और यहाँ पे सेम एंगल ही बनाएगी। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, यह 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा दोस्तों। दो एंगल सेम है तो दोस्तों तीसरा एंगल भी सेम होगा। ठीक है दोस्तों, अगर तीनों एंगल सेम है तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होगी। तो इस लाइन की लेंथ क्या होगी दोस्तों, इस लाइन की लेंथ होगी x माइनस x1, क्योंकि ये जो आपका है x1 है तो ये है आपका x, तो ये जो आपका हो गया x2, तो ये लाइन हो गई x2 माइनस x। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये हो गया y माइनस y1, और ये हो गया y2 माइनस y। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, दोस्तों दोनों के एंगल सेम है तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ए पी रेशियो पी बी विल बी इक्वल टू ए क्यू रेशियो पी सी। ठीक है दोस्तों, तो ए पी रेशियो पी बी हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ये एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, तो एम अपॉन एन इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी हो गया एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई में एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, करके देख लेते हैं एक बार। एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, एक्स कॉमन ले लिया तो हो गया एम प्लस एन इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एक्स इज इक्वल टू हो गया एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। तो दोस्तों आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब ये जो हमने लगाया ए क्यू और पी सी के लिए, ये आप लगा सकते हैं पी क्यू और बी सी के लिए, तो उससे आपको वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में m प्लस एन। दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया है और आपका x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गया। दोस्तों x के लिए मैंने सॉल्व करके बताया है, y के लिए आपको खुद सॉल्व करना है, खुद कैलकुलेट करना है, जिससे आपको क्लियरिटी बनेगी। दोस्तों जितनी भी डेरिवेशन करवा रहा हूँ एक बार जरूर खुद से कीजिएगा बिना देखे, तो आपको समझ में आ जाएगा, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं समझ में आया होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया। लेकिन आप देखते रहेंगे सिर्फ तो उससे नहीं होगा, आपको पूरा देखना है, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है, बिना देखे सॉल्व करना है, किताब बंद करके सॉल्व करना है, देखना नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब मैं इसको याद करने का आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये देखिए आपकी लाइन थी, ये ए था, ये बी था, ये पी था, पी था एक्स कोमा वाई, ए था x1 कोमा y1, और ये था x2 कोमा y2, m और n। आपको दोस्तों क्या करना है, m को मल्टीप्लाई करना है इससे, n को मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, और डिवाइड में तो m प्लस n देना ही है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m को मल्टीप्लाई किया उधर x2 से, mx2 प्लस n को मल्टीप्लाई किया x1 से,
NX1 और डिवाइड में M+N, तो दोनों में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह y का हो जाएगा My2 + NY1 डिवाइड में M+N। ये याद करने का एकदम सिंपल तरीका है और 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर। दोस्तों अभी तक तो हमने पढ़ा इंटरनल डिवीजन, बहुत ही सिंपल था। अब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत है एक्सटर्नल डिवीजन को समझने की कि एक्सटर्नल डिवीजन हो कैसे रहा है। वैसे किसी लाइन को बाहर से काट तो सकते नहीं है, लेकिन अगर हमको दिया गया है तो हमको उसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों 2 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ए है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लाइन है, यहाँ पी से काटा है, एक्सटर्नली हमने इसको कट किया है। और जो डिवीजन है ये ए पी जो है वो एम है और ये जो आपका पी बी है ये एन है। या फिर पी पॉइंट को हमने इस तरीके से मार्क किया है कि ए पी रेशियो पी बी जो होता है वो एम रेशियो एन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस केस में हम पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम ट्रिकी बना देते हैं, कुछ नहीं करना ज़्यादा दोस्तों, हम इसको इंटरनल डिवीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर दोस्तों ये पूरा एम रेशियो एन में है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट जो है, हम इसको ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट जो है वो ए पी को m-n रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों उस केस में b के कोऑर्डिनेट यानी कि x2 क्या होगा। दोस्तों ये सिंपल इंटरनल डिवीजन की तरह बन चुका है। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा nx1 प्लस m-n x डिवीजन में m-n प्लस n। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये n से n कट गया, ये हो गया mx2 इज इक्वल टू nx1 प्लस m-n x, ऐसे x आ गया mx2 माइनस में nx1 डिवीजन में m-n। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आपको y आ जाएगा, y इज इक्वल टू my2 माइनस में ny1 डिवीजन में m-n। तो दोनों फॉर्मूले आ गए हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि माइनस का साइन आ गया है, पहले प्लस का साइन था। एक्सटर्नल डिवीजन किया तो माइनस साइन आ गया है और इंटरनल डिवीजन किया तो प्लस साइन है। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस का साइन है, इंटरनल डिवीजन में प्लस का साइन है, और कुछ चेंज नहीं हुआ है दोस्तों, सेम फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, हमने इसको सिंपल करके सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई लाइन दी जाए ए पी और आपको पी पॉइंट भी दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, इसकी कोऑर्डिनेट भी दे दी जाए, आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि ये लाइन या ये पॉइंट इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको दोस्तों सॉल्व करते वक्त हम कैसे मानेंगे कि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कोऑर्डिनेट पता है तो आप एक्स की वैल्यू रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवीजन में एम प्लस एन। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो वेरिएबल बन जाएंगे एम और एन। ठीक है, तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा या थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसको अगर आप एम रेशियो एन की जगह आप लैम्डा रेशियो 1 में कन्वर्ट कर लें, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें कि ये पॉइंट जो है लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, जहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, लैम्डा होगा हमारा एम अपॉन एन। आप एम रेशियो एन को एम अपॉन एन रेशियो 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम लैम्डा रेशियो 1 भी बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सॉल्व करने में आपके पास एक ही वेरिएबल रहेगा और फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा लैम्डा x2 प्लस x1 डिवीजन में लैम्डा प्लस 1। ठीक है दोस्तों, आपको एक ही वेरिएबल रहेगा, उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आपको अगर रेशियो कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको किसी ट्रायंगल की ज्योमेट्री दी हुई है और उसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपको कहा जाए कि उसका आपको एरिया निकालना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ कि आपको कैसे इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, याद करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको एक ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए बी सी। आप इस ज्योमेट्री को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ये आपका ओरिजिन है, इसको बोल दीजिए डी, इसको बोल दीजिए ई, इसको बोल दीजिए एफ। ठीक है दोस्तों, ये लेंथ आपको पता ही है,
x1, ये भी आपको पता है x3, और ये भी आपको पता है x2। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये हाइट आपको पता है y2, ये हाइट भी आपको पता है y1, और ये वाली हाइट भी आपको पता है हो गई y3। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें ट्रेपेजियम मिल गए हैं। ठीक है, तो आप ट्रेपेजियम ACDE, इसका एरिया, इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस ट्रेपेजियम CEFB, इन दोनों का एरिया ऐड कीजिए माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDF विल गिव यू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन तीनों ट्रेपेजियम्स का एरिया निकाल लें तो आप इजीली ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से। तो दोस्तों ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप एक बार निकाल लेंगे तो सिंपली आप ट्राइंगल ABC का एरिया भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं, ट्रेपेजियम ACDE। ठीक है दोस्तों, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस है AD प्लस CE मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है x3 माइनस x1। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हाफ AD प्लस CE हो गया। AD है आपका y1 और CE है आपका y3। ये हो गया y1 प्लस y3 मल्टीप्लाई बाई x3 माइनस x1। तो इस तरीके से आप बाकी के 3 ट्रेपेजियम का एरिया निकालिए, और ये जो आपको फॉर्मूला दिया है मैंने, इस फॉर्मूला में रख के और ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्राइंगल ABC का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC that will be mod half x1 multiply by y2 minus y3 plus x2 multiply by y3 minus y1 plus x3 multiply by y1 minus y2। ये मॉड इसलिए लगाया दोस्तों, ये जो फॉर्मूले को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो आप एरिया पॉजिटिव होता है तो मॉड लगा के पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। इसको याद रखने का एक तरीका और बताता हूँ दोस्तों। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 हाफ। और ये दोस्तों ये हमने जो लगाया है ये है मॉड। कई बार इस डिटरमिनेंट का जो सॉल्यूशन है, आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाता है, तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्राइंगल का एरिया आ गया है। आपको सिर्फ इस डिटरमिनेंट को याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये दोस्तों आपके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक्स में। पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला, तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें हमने कोऑर्डिनेट के बेसिक्स को समझा और उसके बाद इन तीनों को अप्लाई करके हमने ये 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपके काम आएंगी आगे। और आगे जब आप स्ट्रेट लाइन्स, कोनिक सेक्शंस, सर्कल्स सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही यूज़ होने वाला है। दोस्तों वैसे तो हम स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करने वाले थे, बट थोड़ा बेसिक समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब अपने बेसिक समझ लिए हैं, आप इसके क्वेश्चंस कीजिए और क्वेश्चंस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा ट्राइंगल के बेसिक्स को समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम स्ट्रेट लाइन्स को स्टार्ट करके उसको एक सिंगल वीडियो में ही कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतना ही था। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।